कुछ महीनों पहले गुजरात और हिमाचल प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हुए थे। नतीजा सभी के सामने है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्प चुनाव रहा हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जितने भी चुनावी पंडित थे सभी के अंदाजे धरे के धरे रह गए और हिमाचल में वो हुआ जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। लोग कह रहे थे कि वहाँ पर जो मुकाबला है कड़ा होगा और बहुत करीब का होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप सोच रहे होंगे कि मैं कर्नाटक में खड़े होकर हिमाचल प्रदेश की बात क्यों कर रहा हूँ, तो जनाब थोड़ा सा ठहरिए ज़रा। फ़र्क इतना है कि कर्नाटक में जो पूरा का पूरा विपक्ष है वो बिल्कुल हिमाचल के अंदाज में सियासी रण को खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फ़र्क यहाँ पर सिर्फ इतना है कि बीजेपी यहाँ पर पूरी तरह से सतर्क है। किसी भी तरह का ओवर कॉन्फिडेंस अभी तक मुझे तो बीजेपी में नज़र नहीं आता। इसी वजह से जो बीजेपी का पूरा शीर्ष नेतृत्व है वो यहाँ पर खूंटा गाड़ कर बैठ गया है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। दरअसल मैं समझने आया हूं कर्नाटक का सियासी रण। जो यहां के लोग हैं वो किसको इस बार कर्नाटक का सिंहासन देना चाहते हैं। तो आइए मेरे साथ इस प्रोग्राम में आप भी समझने की कोशिश करिए कि कर्नाटक का जो सियासी ऊँट है वो किस करवट बैठ रहा है। इसके अलावा कर्नाटक चुनाव का उत्तर प्रदेश कनेक्शन क्या है, ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर्नाटक के यूपी कनेक्शन के साथ ही करते हैं। मैं पिछले काफ़ी सालों से ये देख रहा हूँ कि देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो, लेकिन अगर प्रचार के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी नेता की डिमांड होती है तो वो हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। कर्नाटक में भी योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड थी। जो यहाँ का स्थानीय नेतृत्व है बीजेपी का, वो लगातार कोशिश कर रहा था कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अगर कर्नाटक में आकर चुनावी प्रचार कर दें तो यहाँ पर बीजेपी की नैया आसानी से पार हो जाएगी। तो स्थानीय नेताओं की मांग पर योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभाएं करके यहाँ के चुनाव को और ज़्यादा गरमा दिया है। 25 रैलियाँ, 12 रोड शो और 33 सीटों पर प्रचार। ये आंकड़े हैं कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में योगी के प्रचार के, जिसका नतीजा रहा है कि प्रदेश की इन 33 सीटों में से बीजेपी को करीब 30 सीटों पर जीत मिली। योगी के इस करिश्माई प्रचार का नतीजा रहा कि 2018 में बीजेपी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जाहिर है ऐसे में जबकि योगी आदित्यनाथ का कद राष्ट्रीय राजनीति में और मजबूत हुआ है। याद रखना होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत ही हम सबकी समस्या का समाधान है। हमारा देश मजबूत होगा, हम भी मजबूत होंगे। हमारा देश सुरक्षित होगा, हम भी सुरक्षित होंगे। एक बार फिर कर्नाटक चुनाव में उनकी भारी डिमांड है, लिहाजा योगी ने भी स्टेट यूनिट को निराश नहीं किया और पहुंच गए कर्नाटक दौरे पे, जहां उन्होंने अपने अलग अंदाज में भाषण देते हुए मौजूद जनसमूह को जोश से भर दिया। कि कर्नाटक के जो लोग अयोध्या आएंगे उनके लिए मैं राज्य की ओर से एक स्टेट गेस्ट हाउस बनाना चाहता हूँ। हमने उनको वहां लैंड आवंटित कर दी। भव्य गेस्ट हाउस बन रहा है कर्नाटक का अयोध्या में। और अयोध्या में जब राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, भाइयों बहनों, कर्नाटक की ओर से आप सबकी उपस्थिति और आपके स्वागत के लिए प्रभु राम का ये सेवक आपको आमंत्रित करता है। आप आइए, अयोध्या में प्रभु के दर्शन करिए और हजारों वर्षों की इस विरासत को अपने साथ लेकर के आने वाली पीढ़ी को देकर के जाइए। ऐसे दौर में जबकि यूपी में निकाय चुनाव का शोर है, उसके बाद भी अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर कर्नाटक पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने यूपी और कर्नाटक के सांस्कृतिक संबंधों का जिक्र किया। इसके लिए उन्होंने भगवान श्री राम और महाबली हनुमान जी का उदाहरण भी दिया। कर्नाटका प्रभु राम और प्रभु हनुमान की भूमि, तो प्रभु राम और हनुमान जी की मिलन की भूमि है ही।
माता सबरी ने भी अपने जूठे बेर प्रभु राम को यही खिलाए थे। याद रखना, प्रभु राम की गाथा को रामायण के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य महर्षि वाल्मीकि ने ही किया था। उत्तर प्रदेश के अंदर वाल्मीकि जयंती के दिन हर देव मंदिर में रामायण पाठ होता है, हर देव मंदिर में रामायण पाठ होता है। वाल्मीकि जी के नाम पर उत्सव होते हैं, सबरी महोत्सव होते हैं। बजरंगबली का भव्य मंदिर अयोध्या में पहले से स्थित है और अब तो अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का भी निर्माण कार्य हो रहा है। कर्नाटका आप कह सकते हैं कि वहाँ कन्नड़ बोली जाती है, तो योगी आदित्यनाथ धारा प्रवाह हिंदी में बोलते हैं, तो उनका भाषण कैसे लोगों के पास जाएगा। लेकिन हिंदी भी कर्नाटक में समझने वाले उनकी कमी नहीं है, हिंदी भी लोग समझ रहे हैं वहाँ पर। योगी जिस स्पॉन्टेनियस बिहेवियर के साथ वहाँ बात करते हैं और कानून की बात करते हैं और सीधे तौर पर राम को अपनी बात से जोड़ते हैं, हनुमान को अपनी बात से जोड़ते हैं और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सीधे इम्पैक्ट करते, कहते हैं कि शासन ऐसा होना चाहिए, जो भूमाफिया है उनके खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, जो बाहुबली है उनके खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, सब सलाखों के पीछे जाना चाहिए। और योगी अपने आप में एक हिंदुत्व के ब्रांड है। योगी का कर्नाटक अभियान बीते 26 अप्रैल से शुरू हो चुका है। इस दौरान योगी ने 5 जनसभाओं और रोड शो में हिस्सा लिया, जिसमें जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। आगे भी योगी के लिए कुछ कठिन इलाके प्रचार के लिए चिन्हित किए गए हैं। उनमें मैसूर क्षेत्र में योगी की सभाएं हो चुकी हैं, जबकि दक्षिण कर्नाटक और तटीय इलाकों में योगी के रोड शो और कई सभा अभी तक प्रस्तावित हैं। दरअसल आप ये समझने की कोशिश करें, ये वो इलाके हैं जहां नाथ पंथ से जुड़े योगी मंजूनाथ के अनुयायियों की संख्या बेहद ज़्यादा है और इन इलाकों में ध्रुवीकरण की राजनीति से बीजेपी को जीत का बम्पर इनाम मिल सकता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की जो हिंदूवादी छवि है, उससे बीजेपी को यहां पर बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। साफ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डंका सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी बज रहा है। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब पूर्वोत्तर के चुनाव में नाथ पंथ से जुड़े अनुयायियों ने अपनी सियासी ताकत दिखाई थी, जिसका असर चुनावी नतीजों पर भी देखने को मिला। ऐसे में अगर योगी मैजिक दक्षिण का दुर्ग भी भेद दे तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। कर्नाटक और यूपी, हनुमान और राम को एक तराजू में तौल के एक आध्यात्मिक, बौद्धिक और भावनात्मक एकता, जोड़, संबंध तो पैदा कर दिया है कर्नाटक वोटर्स में और यूपी में योगी जी ने। जी हाँ, कर्नाटक चुनाव में योगी फैक्टर लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। 2018 में योगी आदित्यनाथ को कर्नाटक का स्टार प्रचारक बनाया गया था। हालांकि उस वक्त सिर्फ बीजेपी ने एक प्रयोग भर किया था। अब उस प्रयोग को पूरी ताकत के साथ आजमाने की तैयारी में है बीजेपी। तो आइए आगे जानेंगे कि कर्नाटक चुनाव में मोदी और अमित शाह के बाद अगर योगी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है तो इसकी बड़ी वजह क्या है। क्या योगी आदित्यनाथ का हिंदूवादी होना ही इसकी बड़ी वजह है या कुछ और? तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। कर्नाटक की सियासत में लिंगायत समुदाय एक बड़ी ताकत है। जैसे गुजरात में पटेल समुदाय, कर्नाटक के चुनाव में लिंगायत समुदाय को दरकिनार करके राजनीति करना बिल्कुल असंभव है। लेकिन नाथपंथियों ने 2018 में जो सियासी ताकत दिखाई थी, उसके बाद ये बात कही जा रही है कि भले ही नाथपंथ वाले कर्नाटक की सियासत में लिंगायत का विकल्प ना हो, लेकिन इसकी काट जरूर है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। कर्नाटक के रण में योगी का दमदार आगाज, चुनावी गेम को बदलेंगे योगी। योगी है तो मुमकिन है। बीजेपी ने योगी को कर्नाटक में फ्रंट फुट पर खेलने के लिए भेजा है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों? क्या सिर्फ योगी का हिंदुत्ववादी चेहरा ही इसकी एकमात्र वजह है, या फिर योगी के पास कोई खुद का अपना करिश्मा है जो उन्हें अलग खांचे में फिट करता है?
यूपी में ही नहीं बल्कि कर्नाटक में भी योगी है तो मुमकिन है, ये समझने के लिए आपको 5 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब योगी ने 2018 के चुनाव में कर्नाटक में ताबड़तोड़ रैलियां की, जिसका नतीजा ये रहा कि जिन 33 सीटों पर योगी ने प्रचार किया, उनकी 30 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार जीत गए थे। जाहिर है ये किसी करिश्मे जैसा ही था। योगी जी की एक चुनावी कला है जो पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ। जिस जिस राज्य में जाते हैं ये एक तो तनाव पैदा कर देते हैं और उस तनाव के बहाव में कई वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल जाते हैं जो अमूमन बीजेपी को न मिलती। तो योगी जी का योगदान रहा है बीजेपी की वोट बढ़ाने में। योगी जी की तरह नाथ संप्रदाय का केंद्र रहा है। गोरखपुर और आदि चुनचुनगिरी यूपी और कर्नाटक में साथ रहे हैं नाथ संप्रदाय की, मच्छिंद्र नाथ की। तो उसी वजह से योगी जी का बहुत बड़ा असर पड़ता है कर्नाटक के उन मतदाताओं में जो नाथ संप्रदाय के हैं। जाहिर है कि योगी का पिछला प्रदर्शन ये बताने के लिए काफ़ी है कि कर्नाटक में वोटरों के सिर योगी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं होती, बात आगे की भी है। सिर्फ ये सोचना कि योगी का ही चेहरा यहाँ पर कमाल कर रहा है तो ऐसा नहीं है। दरअसल इसके पीछे योगी की पृष्ठभूमि भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरु गोरखनाथ की और गोरक्षपीठ की, जिसकी गहरी जड़ें कर्नाटक की सियासत में जमी हुई हैं। कर्नाटक में नाथ पंथ संप्रदाय के करीब 72 मठ और मंदिर हैं। नाथ पंथ संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ गोरक्षनाथ पीठ है, जिसके महंत खुद योगी आदित्यनाथ हैं। इतना ही नहीं, नाथ पंथ की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय 12 पंथ योगी महासभा के अध्यक्ष भी खुद योगी आदित्यनाथ हैं। नाथ संप्रदाय की ट्विन सिटी मंगलुरु और उडुपी के आसपास करीब 13 जिले ऐसे हैं जहां पर इनके संप्रदाय का सीधा प्रभाव है। इसके अलावा 100 विधानसभा पर नाथ पंथ संप्रदाय के अनुयायी बने हुए हैं। समझना मुश्किल नहीं है कि कर्नाटक की सियासत में नाथ पंथ के अनुयायियों का कितना बड़ा सियासी असर है। वैसे भी कर्नाटक की राजनीति लिंगायत और वोकलिंगा समुदाय के इर्द गिर्द घूमती रही है। एक सियासी हैसियत के रूप में नाथ पंथ की अलग पहचान 2018 के चुनाव के बाद ही बनी है। ऐसे में लिंगायत समुदाय और वोकलिंगा समुदाय में अगर बीजेपी से कोई नाराजगी होती है तो उसका डैमेज कंट्रोल नाथ पंथ के अनुयायी कर सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उनके लिए सिर्फ राजनेता ही नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी पीठ गोरक्षपीठ के महंत भी हैं। जाहिर है नाथ पंथ के सबसे बड़े चेहरे फिलहाल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जिनसे नाथ पंथियों का सियासी जुड़ाव क्या है इस पे चर्चा अलग बात है, मगर धार्मिक और भावनात्मक जुड़ाव बहुत बड़ा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मंगलुरु का कादली योगेश्वर मठ का मंगलुरु के आसपास वैसा ही प्रभाव है जैसा कि यूपी में गोरखनाथ मठ का। मान्यता है कि गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ विष्णु तो मंगला देवी लक्ष्मी के अवतार हैं। मंगला देवी के नाम पर ही इस जगह का नाम मंगलोर पड़ा, जो बाद में मंगलुरु हो गया। नाथ एक्चुअली नाथ संप्रदाय के मानने वाले लोग ज़्यादातर ये देखते हैं कि सत्ता में कौन आ रहा है और किस तरीके से उनको फ़ायदा मिल सकता है। अगर योगी आदित्यनाथ जाते हैं वहाँ तो एक तरीके से उनका जुड़ान होगा और वो कनेक्ट करेंगे और वो कनेक्शन कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा देगा। यानी कि योगी आदित्यनाथ का कद कर्नाटक के नाथपंथियों में एक नेता से ज़्यादा धार्मिक गुरु के रूप में सबसे ज़्यादा है। और जब बात धर्म की आती है तो बाकी सारे मुद्दे साइड में हो जाते हैं। उसमें भी कर्नाटक जैसा प्रदेश जिसकी राजनीतिक बुनियाद ही सामुदायिक आधार पर टिकी हुई है, यानी कि योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने कर्नाटक की सियासत में लिंगायत और वोकलिंगा के अलावा एक नाथ पंथ का अलग विकल्प तैयार कर दिया है, जो योगी आदित्यनाथ के रहते हुए कहीं भी दाएं बाएं जाने वाला बिल्कुल नहीं है। तो ये तो हुई योगी आदित्यनाथ की बात। तो आइए मैं आपको अब समझाने की कोशिश करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में कर्नाटक के समीकरण कैसे बदल दिए। तो आप जुड़े रहिए हमारे। 4 महीने और 9 दौरे, ये तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव की महज बानगी भर है। सवाल ये उठता है कि आखिर कर्नाटक चुनाव में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ दौरे क्यों हो रहे हैं? सिर्फ एक राज्य के लिए पूरी की पूरी बीजेपी ने इतनी ताकत क्यों झोंक दी है? दरअसल इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको दक्षिण राज्यों के सियासी मिजाज को समझना बेहद ज़रूरी है, जो कभी चेहरे के इर्द गिर्द रहता है और कभी विचारधारा पर सिमट कर रह जाता है। यानी कि कब दक्षिण राज्यों का मिजाज पलट जाए, किस तरफ बह जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। दक्षिण भारत में कर्नाटक ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की पकड़ अपने दम पर सरकार बनाने तक की है। बीजेपी का असर वैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी है, मगर उन राज्यों में बीजेपी की हैसियत अकेले दम पर आगे बढ़ने की कतई नहीं है। लिहाजा कर्नाटक में जीत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे बाकी राज्यों में गठबंधन की बार्गेनिंग में बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। इस बार एक विशेषता ये रही कि लिंगायत और वकलिगा जो दो वहाँ डोमिनेंट कास्ट जो प्रमुख जातियां हैं उनमें विभाजन हो गया है। अच्छा प्रतिशत जो कांग्रेस साथ था, कांग्रेस से टूटा है, तो वकलिगा में अच्छा प्रतिशत बीजेपी में छोड़कर कांग्रेस में गया है। तो ये बात तो इस बार दिखाई दे रही है कि समूह में संप्रदाय के नाम पर वोट विभाजित होंगे। दूसरा ये रहा कि जो तीसरे जात वाले थे, न वकलिगा न लिंगायत बल्कि ब्राह्मण, अदर बैकवर्ड, ये लोग भी इस बार काफी मुखर रूप से आ गया है। मुस्लिम आरक्षण जो था 4% ओबीसी कोटे में, उसको हटाकर 2% वोकालिंगा और लिंगायत को बांटने का काम जो अमित शाह या फिर बीजेपी ने किया, और उसके बाद भले सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया और हाई कोर्ट में वो तमाम तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा फैक्शन है जो कह रहा है कि हमें आरक्षण का लाभ देने वाली बीजेपी है, इसीलिए हम बीजेपी की तरफ जाएंगे। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कर्नाटक चुनाव में लगातार कैंप कर रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि कुछ दिन पहले पार्टी के पुराने वफादार नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार बगावत करके कांग्रेस के खेमे में जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी संकट में तो है, दुविधा में है, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बम्बई साहब रहे और उन्होंने कुछ ऐसे निर्णय भी किए जिससे जनता नाराज भी हुई। तो भारतीय जनता पार्टी से कर्नाटक के आम आदमी ज़्यादा पसंद नहीं है, मतभेद उसमें है। लेकिन अब हिजाब के मसले पे जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, कुछ हिंदू मत मुसलमानों के खिलाफ होके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं लगता है कि सारे हिंदू एक तरफा दे बीजेपी के लिए। कुछ प्रतिशत तो वोट कटेगा हिंदुओं का भी, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जा सकता है। जगदीश शेट्टार का चुनाव पहले पार्टी छोड़ना बीजेपी के लिए बड़ा झटका रहा, क्योंकि सूबे के प्रभावशाली लिंगायत समुदाय से आने वाले जगदीश शेट्टार अब तक सूबे की सियासत में बीजेपी के लिए एक बड़ा एसेट रहे हैं। बीएस येदियुरप्पा की बगावत के दौरान लिंगायत वोटों का संतुलन जगदीश शेट्टार ने ही साधा था। अब बीजेपी के लिए चुनौती ये भी है कि उसके पास कर्नाटक में कोई बड़ा लिंगायत चेहरा फ्रंट पर नहीं है। येदियुरप्पा बीजेपी में हैं, मगर उनके चेहरे के आगे बीजेपी ने वासवराज बोम्मई को आगे कर रखा है। सवाल उठता है कि फिर क्या ये फैक्टर बीजेपी के लिए नुकसान पहुंचाने वाला होगा? बीजेपी के लिए प्लस फैक्टर ये है कि बीजेपी के पास एक बेहतर मशीनरी है, यानी कि उसके फुट सोल्जर्स अभी काम कर रहे हैं। पार्टी संगठित है, पार्टी बेहतर काम कर रही है, फुट सोल्जर्स लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी का चेहरा है, योगी आदित्यनाथ का चेहरा है, अमित शाह लगातार उस पूरे चुनाव को गंभीरता के साथ ले रहे हैं। माइनस देखें तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा माइनस है एंटी इनकम्बेंसी। वहाँ के जो सीएम है सिद्धरमैया को लेकर लगातार बात भी चल रही थी कि सिद्धरमैया ऐसे हैं जो कांग्रेस के नेता है, लेकिन जो वर्तमान एक सीएम है वो सिद्धरमैया से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि का एक फेस है, एक लोकल बॉन्डिंग है। यही वजह है कि बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के जरिए नाथ पंथ समुदाय का अलग वोट बैंक तैयार करना शुरू कर दिया है, ताकि लिंगायत फैक्टर कमजोर पड़ता है तो नाथ पंथ समुदाय के साथ
उस नुकसान की भरपाई की जा सके। ये अलग बात है कि रणनीति कितनी कारगर होगी, इसका पता तो 13 मई को चलेगा। फिलहाल बीजेपी की कसरत जारी है।